हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना शुभ सर। मैं लाया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल्स। अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस। मतलब जो सेल की है हमने या हमने जो सर्विस प्रोवाइड कराई है, सर्विस रेंडर्ड की है, उसके बदले में जो हमें अमाउंट मिलना बाकी है, मतलब अभी हमें मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, ऐसा अमाउंट जो होता है वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है डेप्टर और दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। तो डेप्टर क्या है समझ लेते हैं। द कस्टमर टू हुम क्रेडिट सेल इज मेड एंड कस्टमर हैज नॉट मेड पेमेंट येट। मतलब जब किसी भी पर्सन को क्रेडिट सेल मेड की जाती है, मतलब उसको क्रेडिट सेल की जाती है, उधार माल बेचा जाता है और वो पेमेंट नहीं करता है लेकिन आगे भी वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा डेप्टर बन जाता है। तो एक तो डेप्टर इस ट्रेड रिसीवेबल में आता है और दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। जो डेप्टर्स होते हैं यानी जो कस्टमर होते हैं वो एक तो पेमेंट हमें फ्यूचर में करेंगे और दूसरे ऐसे डेप्टर होते हैं जिन पर कि हमें भरोसा नहीं होता कि वो हमारा पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनसे रिटन फॉर्म में एक बिल ले लेते हैं। ऐसा बिल जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको जब रिसीवेबल हो जाता है, मतलब जिस पर्सन के लिए वो उसका अमाउंट रिसीव होने वाला होता है, तो उसके लिए वो बिल रिसीवेबल बन जाता है। मतलब अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ विच अमाउंट इज रिसीवेबल इन नियर फ्यूचर डेट। मतलब आने वाली डेट में जिस बिल का अमाउंट हमें रिसीव होगा वो ऐसा जो बिल होता है वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल बिल्स रिसीवेबल यानी ट्रेड पे रिसीवेबल का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड। उसमें हमने क्या किया था, जब हमने गुड्स को सेल किया था या सर्विस रेंडर्ड कराई थी तब हमें अमाउंट रिसीवेबल होता था। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं या सर्विसेज कहीं से लेते हैं लेकिन अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, जो कि हमारे लिए पेएबल है, जो हमें आगे पेमेंट करना पड़ेगा, तो ऐसा जो अमाउंट होता है वो ट्रेड पेएबल्स कहलाता है। ट्रेड पेएबल्स भी टू टाइप का होता है, जिसमें पहला होता है क्रेडिटर और दूसरा होता है बिल पेएबल। क्रेडिटर्स द सप्लायर्स फ्रॉम whom क्रेडिट परचेज इज मेड बट पेमेंट हैज नॉट मेड टू देम। मतलब ऐसे पर्सन्स, ऐसे सप्लायर्स जिनसे हमने क्रेडिट में परचेज किया है, उधार में खरीदा है, लेकिन अभी हमने उनको पेमेंट नहीं किया है, जिनका हमें पेमेंट देना है, तो वो पर्सन हमारे लिए बन जाते हैं क्रेडिटर। इसी तरीके से ऐसे पर्सन्स जिनको हमने भी पेमेंट तो नहीं दिया है लेकिन उन्हें श्योरिटी के नाम पर हमने उन्हें बिल राइट करके दे दिया है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है, और उसमें प्रॉमिस किया है कि हम उनको पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट एक पर्टिकुलर डेट पर कर देंगे, तो ऐसा जो बिल है वो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए बन जाएगा बिल्स पेएबल, क्योंकि इसका पेमेंट हमें आगे फ्यूचर डेट में करना होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। मतलब किसी भी तरीके की गुड्स को लेने में या सर्विसेज को लेने में या किसी का एक्सचेंज करने में या प्रोडक्शन करने में जो टोटल अमाउंट जो होती है वो खर्च हो जाती है, टोटल रिसोर्सेज जो हमारे पास से चले जाते हैं, वो टोटल अमाउंट कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट है वाउचर्स। वाउचर्स These are prepared by accountant and each voucher is numbered and countersigned by authorized person of the firm। जो वाउचर होते हैं ये अकाउंटेंट के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब इन्हें अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। हर वाउचर पर अलग अलग नंबर दिया जाता है और इसे फर्म के किसी अथोराइज्ड पर्सन के द्वारा इसमें साइन भी किया जाता है। इनका मेन पर्पस होता है वाउचर्स को प्रिपेयर करने का, ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इजीली मेंटेन किया जा सके, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस का रिकॉर्ड किया जाता है वो वाउचर्स के थ्रू ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। इट इज़ अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। इट हैज़ टू टाइप्स। देखिए जो डिस्काउंट होती है ये एक रिबेट होती है या एक अलाउंस होता है, एक ऐसी जो अमाउंट होती है जो कि बायर से नहीं ली जाती, मतलब सेलर उसको छोड़ देता है, वो अमाउंट डिस्काउंट कहलाती है। डिस्काउंट टू टाइप्स की होती है, जिसमें पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एक ऐसी डिस्काउंट है जो एक्चुअल डिस्काउंट नहीं होती। देख लीजिए, This discount is given to attract the customer. It is given at a fixed percentage. It is not recorded in the accounting books. देखिए जो
डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ये ऐसी डिस्काउंट है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दी जाती है ताकि वो हमारा गुड्स को परचेज करे। इसके अलावा ये एक फिक्स्ड परसेंटेज से दी जाती है और ये अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि इसका जो भी अमाउंट होता है बिल्ड अमाउंट, उसमें से इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उससे अमाउंट से एंट्री पास की जाती है। इसके एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं 50% ऑफ, 60% ऑफ, 80% ऑफ, ये ट्रेड डिस्काउंट के ही एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद है कैश डिस्काउंट। इट इज़ allowed to the customer for prompt payment. It is shown in the accounting books. एक ऐसी डिस्काउंट जो एक्चुअल डिस्काउंट होती है, जो कि कस्टमर को इस पर्पस से प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। तो पेमेंट को जल्दी से जल्दी रिसीव करने के लिए जो कस्टमर को एक यूँ कह लीजिए लॉलीपॉप दिखाई जाती है, वो ऐसी जो लॉलीपॉप होती है वो कहलाती है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है डिस्काउंट अलाउड और दूसरी होती है डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हम डिस्काउंट किसी को देते हैं अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाती है, और अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं और उसके बदले में हमें पेमेंट करने की वजह से जो डिस्काउंट रिसीव होती है वो डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाती है। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी। ऑल इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, service tax etc have been merged into a single tax known as GST। मतलब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ऐसे सभी के सभी टैक्स जो हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर जो सारे के सारे टैक्स जो मर्ज किए गए हैं वो ऑल इनडायरेक्ट टैक्स हैं। सभी तरीके के टैक्स को ऐड नहीं किया गया है, ओनली इनडायरेक्ट टैक्स को ही ऐड किया गया है और एक में मर्ज करके उनको जीएसटी बनाया गया है। नेक्स्ट टर्म है एंट्री। When a transaction is recorded in the accounting books is known as entry। जब कोई ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसे रिकॉर्डिंग की जाती है तो वो एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट टर्म है पोस्टिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर। मतलब जब हमने फर्स्टली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था तब वो कहलाती है एंट्री, और एंट्री जब हो गई उसके बाद उसे जर्नल से या सब्सिडरी बुक से जब हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैड डेब्ट्स। अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेप्टर्स ड्यू टू एनी रीज़न। मतलब किसी भी कारण से अगर जो हमारे डेप्टर्स हैं जिनको हमने क्रेडिट पर सेल किया था और उनसे हमें पेमेंट नहीं मिला था, ऐसे डेप्टर्स जो हैं उनसे पेमेंट नहीं मिल पाता है, मतलब हमारा पैसा डूब जाता है या अब हम उनसे पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे किसी भी रीज़न से, तो वो अमाउंट जो होता है वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है सॉल्वेंट, विच इज़ इन पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स। मतलब ऐसा पर्सन जो उसने लोन लिए हुए हैं उनको पे करने की कैपेसिटी रखता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट जो अपने लोन लिए गए हैं या जो अपने डेब्ट्स हैं उनको पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, इस पोजीशन में नहीं होता है, तो वो कहलाता है इनसॉल्वेंट। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है स्टोर्स। स्टॉक ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन एंड नॉट फॉर रिसेल। मतलब ऐसा आइटम्स, ऐसा मटेरियल का स्टॉक जो इस पर्पस से लिया गया है, इस पर्पस से उसको ख़रीदा गया है कि उसे कंजम्पशन किया जाएगा, उसको रिसेल नहीं किया जाएगा। जैसे किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमें डीजल पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि मशीनें डीजल और पेट्रोल से चलती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये स्टोर की कैटेगरी में आएगा जो इसका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट टर्म है एंटिटी। इट मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स। मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एंटिटी या ऐसा इकोनॉमिक यूनिट जिसको इस पर्पस से फॉर्म किया है ताकि वो अर्निंग करेगा यानी इनकम अर्न करेगा, और साथ ही साथ जो इनकम अर्न करेगा वो सर्विस को प्रोवाइड कराकर या गुड्स को सेल करके उस इनकम को जनरेट करेगा। ऐसी कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो होता है वो एंटिटी कहलाता है।
नेक्स्ट टर्म है टर्नओवर, टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो टोटल सेल की जाती है उसका जो टोटल होता है वो कहलाता है टर्नओवर। इसके बाद है लाइव स्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज हॉर्सेज ईटीसी। जब बिजनेस की हम बात करते हैं, जो बहुत ही पुराने बिजनेस में ऐसा होता था, अब मोस्टली ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत से एनिमल्स का यूज किया जाता है ताकि गुड्स को इधर से उधर कैरी किया जा सके। जैसे बुलक कार्ट में यूज होते हैं, इसके अलावा हॉर्स कार्ट में भी यूज होते हैं। तो ऐसे डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं वो लाइव स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स, इट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न्स। जब रिटर्न अर्न करने के उद्देश्य से कंपनी का जो फंड्स हैं, कैश है, उसको किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स को खरीद करके यूज किया जाता है, मतलब किसी शेयर या डिबेंचर को खरीद लिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में शेयर और डिबेंचर को खरीदने के लिए जो पैसा दिया जाता है ये अमाउंट को कहलाता है इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स को असेट की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।